नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र गौतम एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसे ही शाम के 4 बजते हैं आपके ना जहन में एक बात आती है कि अब स्टार्ट हो चुकी है शैलेंद्र सर की क्लास, वो भी पॉलिटी की और थ्योरी की शानदार सी क्लास, जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र गौतम एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका रोजाना आपके क्लास 24 यूपी चैनल पर। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो संविधान सभा के आगे। देखो मैं आपको क्या करा चुका था, मैं आपको करा चुका था कि हमने संविधान सभा के लिए बैठकें की। संविधान सभा की बैठकों के बाद प्रारूप समिति के बारे में हमने पढ़ा, अन्य भी समितियां पढ़ी हैं, प्रारूप समिति के बारे में हम पढ़ चुके थे। और आज हम स्टार्ट क्या करेंगे बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान सभा पर वाचन, इन संविधान पर वाचन। ठीक है भैया, आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, संविधान पर वाचन स्टार्ट करने वाले हैं। संविधान पर वाचन का मतलब होता है यानी संविधान की बेटा अब रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, संविधान को पढ़ा जाना स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि बेटा आप लोग क्या करिए, क्लास को थोड़ा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करो, जिससे और भी साथी आपके साथ जुड़ पाएं। क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप भीड़ में अपने आप को तौलते हो ना, और भीड़ में तौल कर अपने आप को सबसे अलग कर लेते हो, तो वही है सच्चा संघर्ष। और सच्चा संघर्ष बेटा क्या होता है, जब आप करते हो ना तो आपके अंदर एक नई उमंग और नया जोश होता है। और मैं चाहता हूं, हमारी पूरी टीम चाहती है कि आपके अंदर वही नई उमंग और नया जोश हो। ठीक है भाई, तो क्लास को एक बार शेयर करेंगे, सब बच्चे शेयर करेंगे। कमेंट एक बार देख लेता हूं। ठीक है बच्चों, सबका सभी बच्चों का नमस्कार, गुड इवनिंग, सब प्यारे बच्चों गुड इवनिंग। ठीक है, राम राम भाई, राम राम। तो सब बच्चों को नमस्कार। तो पहले तो बेटा एक बात जान लो आप लोग कि आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, संविधान पर वाचन स्टार्ट करने वाले हैं। जो संविधान पर वाचन की जब भी बात करते हैं तो आपके समझ में एक बात आती होगी कि सर संविधान पर बेटा 3 वाचन हुए हैं। संविधान पर कितने वाचन हुए हैं, 3 वाचन हुए हैं। और वाचन का मतलब क्या होता है, संविधान पर बेटा वाचन का मतलब होता है रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपके संविधान को पढ़ा जाना। रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपका जो संविधान है उसको बेटा क्या हुआ था, पढ़ा जाना स्टार्ट हो गया था। तो रीडिंग स्टार्ट हो गई थी और संविधान पर 3 रीडिंग हुई हैं, 3 वाचन हुए हैं। आप कह सकते हैं बेटा प्रथम वाचन। ठीक है भाई, प्रथम वाचन हुआ, द्वितीय वाचन हुआ, संविधान पर प्रथम वाचन हुआ, द्वितीय वाचन हुआ और तृतीय वाचन हुआ। यानी जो संविधान प्रारूप समिति के द्वारा और संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, उस संविधान पर बेटा 3 बार वाचन हुआ है, 3 बार उस संविधान को पढ़ा गया था। यानी हम कह सकते हैं बेटा इसमें क्या हुआ है, तृतीय वाचन हो गया ये। ठीक है, तृतीय वाचन। तो इस बात को अपने जहन में उतार लीजिए मेरे मित्रों कि जब भी हम वाचन की बात करेंगे तो 3 वाचन हुए हैं। और तीनों के तीनों वाचन के बाद क्या होगा कि आपकी संविधान सभा क्या होगी भैया, आपके संविधान को लागू कर देगी, संविधान लागू हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ लेता है कि सर संविधान पर जो वाचन हुआ है, पहला वाचन कब से कब तक हुआ है। तो आप बेटा क्या बताने वाले हो कि सर पहला जो वाचन हुआ है वो 4 नवंबर 1948 से लेकर, आप इस बात को ध्यान रखना, पूछ लेता है कब से कब तक हुआ है। 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुआ भैया। ठीक है, 9 नवंबर 1948 तक हुआ है आपका पहला वाचन। यानी पहली बार जब संविधान को पढ़ा गया था तो वाचन में जो लोग बैठे थे ना बच्चे, वो लगभग कितने दिन बैठे हैं, आपके 6 दिन बैठे हैं भैया। कितने दिन, 6 दिन तक वाचन चला है पहला वाला। आपसे पूछ लेता है कि पहला वाचन कब से कब तक हुआ है, तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन हुआ है। दूसरे वाचन की मेरे मित्रों बात करें तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा वाचन कौन सा है, दूसरा वाचन ही सबसे लंबा वाचन है बेटा, वो आपका 15 नवंबर, लिख लो इस बात को, 15 नवंबर 1948 से लेकर आपका ये ध्यान रखना
लगभग 1 साल के आसपास चला है। इस बात को बच्चों क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। कब तक, 17 अक्टूबर तक चला है भैया। कब तक, 17 अक्टूबर 1949 तक चला है। यानी पहला वाचन 15 नवंबर से स्टार्ट होता है और 17 अक्टूबर तक चलता है। यानी ये क्या है बेटा, सबसे लंबा वाचन है। सबसे लंबा वाचन आपका कौन सा हो जाएगा मेरे मित्रों, सबसे लंबा वाचन हो जाएगा आपका कौन सा, दूसरा वाचन सबसे लंबा वाचन है। यह बात सब आपको मालूम पड़ जानी चाहिए, ठीक है। ये आपसे पूछ लेता है, ठीक है। बात कर लें आपके तृतीय वाचन की बेटा, तो तृतीय वाचन कब से स्टार्ट होगा, आपके तृतीय वाचन की जब भी बात करेंगे मेरे मित्रों तो स्टार्ट कब से होगा, वो 14 नवंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है भाई। 14 नवंबर 1949 से लेकर और 26 नवंबर 1949 तक क्या हो जाएगा भैया, ये वाचन होगा। बात समझ में आपकी आ गई होगी। यानी 3 वाचन हुए हैं, संविधान को 3 बार पढ़ा गया है और जब भी ये वाचन आपका तीसरा होगा तो आप देख पा रहे हो बेटा कि जो तीसरा वाचन आपका हुआ है वो कब खत्म हो रहा है, 26 नवंबर 1949 को। और यह वही तिथि है बेटा जब क्या होगा, जब संविधान सभा क्या करेगी, जब संविधान सभा क्या करेगी, संविधान सभा संविधान को अंगीकृत करेगी मेरे भाई। संविधान को क्या करेगी, अंगीकृत करेगी। इस बात को आपको मालूम होना चाहिए। तो आपसे पूछ लेता है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया है, संविधान को कब अंगीकार किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया है। यही वो तिथि है मेरे मित्रों जब संविधान को अंगीकार किया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो यही वो तिथि है, आपको मालूम है। अब आपके सामने एक प्रश्न आता है कि इन तीनों वाचन हुए, तीनों वाचनों में संविधान को पढ़ा गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब तीनों वाचनों में संविधान पढ़ा जाएगा बेटा तो आपको पता है कि संविधान सभा के लोग क्या करेंगे, संविधान सभा के लोग कहेंगे भैया कि जो हमने जो संविधान, जो प्रारूप समिति ने संविधान को लिखा है, जो संविधान सभा ने संविधान को लिखा है उसमें कुछ गलतियां हैं। और जो गलतियों की संख्या भैया वो कितनी है, वो आप करेंगे बेटा कि इसमें 7653 क्या होगा, 7653 संशोधन क्या होंगे, संशोधन प्रस्ताव में आएंगे। संशोधन क्या होंगे, प्रस्ताव में आएंगे। यानी आपको इस बात पर ध्यान देना है कि संशोधन कितने प्रस्ताव में आए, आपके संशोधन भैया 7653 संशोधन प्रस्ताव में आए हैं। लेकिन आप इस बात को जानते हैं, अगर इतने संशोधन संविधान में किए जाते तो बेटा पॉसिबल नहीं था करना, क्योंकि ये प्रारूप समिति पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता कि आखिर ये इतने संशोधन कैसे हो गए। तो प्रस्ताव में कितने आए हैं, 7653 और 2473 2473 2473 संशोधन संविधान में किए जाएंगे, संशोधन किए गए। ध्यान रखना बेटा मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, इस बात को ध्यान रख लेना कि प्रस्ताव में कितने आए हैं, आपके आए हैं भैया 7653, लेकिन कितने संशोधन किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं कितने, 2473। ये आपसे प्रश्न पूछ लेता है। जब भी प्रश्न पूछे तो बता देना कि शैलेंद्र सर ने हमें तो इतना बताया था और दिस विल बी द करेक्ट आंसर। यही सबसे सही एकदम सटीक आंसर हो जाता है, 2473 एकदम राइट आंसर है। आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। बिल्कुल देखो जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना, वो इस बात को जान लो कि आपके लिए ना बहुत ही बड़ा कायदे की और फायदे की चीज है, सबसे कायदे की और फायदे की चीज है भैया। इस बात को नोट कर लो आप लोग, क्योंकि जब भी आप लोग परीक्षा में बैठोगे ना और यहां से प्रश्न जब भी आएगा तो आप जान लो बेटा आपकी क्लास में वो हो चुका होगा, आप पढ़ चुके होगे और आप एकदम सही करके आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब क्या होगा, संविधान पर वाचन हुए, वाचन होके क्या हुआ भैया, 7653 संशोधन प्रस्ताव में आए और कितने कर दिए गए, 2473 संशोधन कर दिए गए। अब क्या होना है, आगे की प्रक्रिया क्या है, आगे का प्रोसीजर क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं बेटा। उस पर चर्चा हमारी बिल्कुल होगी और चर्चा में आपको मैं बताऊंगा भी कि क्या होगा। अब बेटा ये होना है, देख लीजिए अब कौन सी तिथि है, 26 नवंबर 1949 की तिथि आ गई है बच्चों। और आपको क्या है, इसी तिथि को क्या होगा मेरे मित्रों, इसी तिथि को होगा आपके क्या, संविधान को अंगीकार किया जाएगा। संविधान को क्या किया जाएगा, अंगीकार किया जाएगा, अंगीकार
संविधान को किसने अंगीकार किया है? संविधान सभा ने। संविधान सभा ने अंगीकार किया है। आपसे कई बार पूछता है कि संविधान को अंगीकार कब किया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया है। आप इस बात को ध्यान रखना बेटा कि 2 वर्ष 11 महीने, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में क्या हुआ है, यह आपका संविधान बनकर तैयार हुआ है मेरे मित्रों। क्या बनकर तैयार हुआ है? तो आपसे जब भी प्रश्न आए कि आपका संविधान कितने दिन में बनके तैयार हुआ है, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनके तैयार हुआ है। आपको यह बात भी यहां पर बता देनी है कि 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया है। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया है। इस बात को भी बेटा आप लोग लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। इस संविधान को बनाने में 64 लाख रुपए खर्च हुए हैं। कितने? 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? आप बोलोगे सर नहीं मालूम है, पहली बार पढ़ा है, तो लिख लो मेरे मित्रों, 64 लाख रुपया क्या हुए हैं, इस संविधान को बनाने में खर्च हो गए थे। यानी जो हमारी वर्तमान की जो संविधान सभा है वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जिस संविधान का निर्माण करती है, उस संविधान को पढ़ने में, लिखने में 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया जाता है और 64 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। बात समझ में आपको आ गई होगी। बात समझ में आ रही है ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रही है। क्यों नहीं आएगी? जब शैलेंद्र सर पढ़ाएंगे तो बात समझ में नहीं आए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बेटा? क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसा कभी होएगा ही नहीं। मैं जानता हूं, इस बात को भली भांति जानता हूं। तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा आप कि जब क्या किया गया है, जब क्या किया गया बेटा, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान को क्या किया गया? अंगीकार किया गया है। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? विधि दिवस मनाते हैं। क्या मनाते थे भैया? विधि दिवस मनाते हैं। विधि दिवस मनाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, विधि दिवस मनाते थे, लेकिन बाद में क्या होगा, नोट करके लिख लीजिएगा। पहले हम मनाते थे विधि दिवस, नोट करके मेरे मित्रों लिखना इस बात को कि बाद में क्या किया गया है। 2015 की बात है। 2015 में क्या हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर साहब की, डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती पर, 125वीं जयंती पर बेटा क्या होगा? जयंती पर होगा क्या? संविधान दिवस इसको घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? संविधान दिवस घोषित किया गया। यानी हम क्या मनाएंगे अब हम ना तो बेटा विधि दिवस मनाएंगे, अब हम क्या मनाएंगे? इसे अब संविधान दिवस मनाएंगे, संविधान दिवस के रूप में जानेंगे। यह बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये कब कही गई है बेटा? ये कही गई है आपकी 2015 में अंबेडकर साहब की 125वीं जयंती के अवसर पर। तो ये भी प्रश्न आपसे यहाँ से कई बार बना है, आगे इसको देख लेना, ठीक है? समझ में आपके आ गया होगा। अब क्या होता है, अब आगे की प्रक्रिया क्या है? संविधान तो बनके तैयार हो गया भैया, संविधान को तो लोगों ने बना दिया है, और बनके तैयार कब हो गया? देखो तिथियों को आपको जान लेना है। आपको पता है कि जब भी बात करेंगे हम तो 26 नवंबर, ठीक है भैया, 26 नवंबर को क्या होगा? संविधान बनके तैयार हो जाएगा। कब? 1900 कब? 26 नवंबर, 26 ऑफ नवंबर कब? 1949 में। लेकिन संविधान लागू कब होगा? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। अब आपको समझ में आ गया होगा। आपको 2 बातें मैं बताता हूं बेटा। इस दिन क्या हुआ? इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, बनकर तैयार हुआ आपका संविधान, ठीक है? बनकर क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है। और 26 जनवरी को क्या होता है? 26 जनवरी को संविधान बेटा क्या होता है? लागू होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब आपके जहन में ना एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि जब संविधान 26 नवंबर को बन गया है तो इतना समय क्यों लगाया लागू करने में? 26 जनवरी के समय को क्यों निर्धारित किया गया? तो आपको बेटा इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जब भी हम 26 जनवरी की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था? पहली बार भारत का क्या मनाया गया था? भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था बेटा, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस बात को जान लीजिएगा। भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? 26 जनवरी 1930 को। तो हमारे लिए
26 जनवरी का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन था, इसीलिए हमने 26 नवंबर 1949 को बनने के बाद भी 26 जनवरी को लागू किया है। उसके पीछे हमारे संविधान की ऐतिहासिकता है भैया। तो ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए हमने इस तिथि को बढ़ा दिया था। यह बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब संविधान लागू हो जाएगा बेटा, और जैसे संविधान लागू होगा तो 26 जनवरी आप जानते हैं, 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं भैया। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब भारत क्या हो चुका था? अब भारत गणतंत्र हो चुका था। यानी पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान को किसने स्वीकार किया है? संविधान सभा ने स्वीकार किया है। संविधान सभा ने स्वीकार किया है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को किसने किया है? भारतीय जनता ने किया है भैया, भारतीय जनता ने। तो आपसे पूछ लेगा कि भारतीय जनता के द्वारा भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया है, तो आप चुपचाप बता देना कि सर 26 जनवरी 1950 को, और संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को। बात आपके बेटा क्लियर एकदम हो गई होगी। तो यहां तक की जो भी चीजें हैं आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर क्लियर हो गई हैं तो आपको बेटा एक बात और बता देता हूं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आपको एक तिथि लिखानी है बेटा मुझे, और वो तिथि कौन सी है? 24 जनवरी 1950 की। 24 जनवरी 1950 की बेटा तिथि लिखानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है और ऐतिहासिक तिथि भी हो जाती है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। जानना क्या है वो देख लो भाई। आप जानते हो कि ये क्या हुआ है? 24 जनवरी को क्या हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है, ठीक है भाई। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है भैया, अंतिम बैठक, ठीक है। लास्ट सिटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अंतिम बैठक हुई है, ठीक है, अंतिम बैठक। तो आपसे कभी भी प्रश्न आए कि आपकी संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई है बेटा। इस बात को आप लोग अपने जहन में उतार लीजिएगा। दूसरी बात, इस तिथि को और क्या हुआ है? इस तिथि को आप बताओगे सर, इस तिथि को और भी कार्य होते हैं। और कार्य क्या होते हैं? आपके राष्ट्र क्या हो जाएगा बेटा? आपके राष्ट्रगान को लागू किया गया। राष्ट्रगान को क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा, जनगण मन को। और क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर हमारे राष्ट्रगीत को लागू किया गया है। किसको? राष्ट्रगीत को लागू किया गया है, राष्ट्रगीत लागू हुआ है। और क्या हुआ बेटा? राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन बने हैं भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके पहले राष्ट्रपति बने हैं। राजेंद्र प्रसाद कब बने हैं? आपकी इसी तिथि को बने हैं, 24 जनवरी 1950 को। तो ये महत्वपूर्ण कार्य भी तो इसी दिन हुए हैं। ये महत्वपूर्ण कार्य भी तो इसी तिथि को हुए थे, 24 जनवरी 1950 को। आप बोलोगे सर बिल्कुल इसी तिथि को हुए थे, इसीलिए क्या है, ये तिथि ऐतिहासिक भी है। और आपको बता दूं 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने, ठीक है, 284 सदस्यों ने क्या किया है? संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं, हस्ताक्षर। इस बात को भूल मत जाना भैया। संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए हैं? 284 लोगों ने। और इसी दिन किए थे, 24 जनवरी 1950 को किए थे। इस बात को बेटा ध्यान रख लेना। आपसे पूछ ले कि इस पर, संविधान पर पहला हस्ताक्षर किसने किया? पहला हस्ताक्षर किसने किया बेटा? तो आप यहां भी बता दोगे कि सर बलवंत राय मेहता हैं। बलवंत राय मेहता साहब ने क्या किया है बेटा? संविधान पर पहला हस्ताक्षर किया है। इस बात को भी आप लोग जान लीजिएगा और ठान लीजिएगा अपने मन में। बलवंत राय मेहता साहब ने क्या किया है? संविधान पर पहला हस्ताक्षर किया है मेरे मित्रों। इस बात को आप जान लेना। और मैं आपको बता दूं, जब भी यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ना, तो आप कह दोगे कि सर ये तो हमें शैलेंद्र सर ने पढ़ा दिया है, गलत नहीं करेंगे। अब क्यों गलत नहीं करेंगे? क्योंकि पूरी मेहनत करते हैं, पूरे जोर के साथ करते हैं। आपकी सबकी कमेंट देख रहा हूँ, नाराज मत हुआ करो एक भी बच्चा। ये आप लोग लाल पीले मुंह बनाते हो ना, ये मत बनाया करो, क्योंकि हर एक की कमेंट देखता हूँ। कमेंट देखने के साथ साथ जरूरी है आपको पढ़ाना, क्योंकि आपका एग्जाम ना लगा हुआ है। आपका एग्जाम ना आने वाला है, यूपी SSSC पेट आने वाला है, कांस्टेबल आने वाला है, इसके साथ साथ GD आने वाला है, और आप लोग ग्रुप D दे ही रहे हो। तो बेटा ये परीक्षा, ये आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है। आप लोग क्लास को बेहतर तरीके से लेते रहो। ये सब चीजें आपके सामने हैं, आप देख पा रहे होगे। और इसी बीच में आपको बता दूं, इसी दिन क्या हुआ है, 8 महिलाओं ने भी तो हस्ताक्षर किए थे भैया। 8 जो महिलाएं हैं
उसने उन्होंने भी तो क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं संविधान पर। तो आपसे पूछ सकता है कि संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? 8 महिलाओं ने किए हैं भैया। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं? 284 लोगों ने क्या किए थे? भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इस बात को आप लोग जान लेना, ठीक है। और जब जान लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ भैया अब तो हमारा कंटेंट का लेवल ना इतना ऊपर हो गया है, इतना ऊपर, और हमको कोई छूने वाला नहीं है। दुनिया में सबसे ऊंचा क्या है? हिमालय है भैया। और हिमालय की ऊंची सबसे चोटी क्या है? वो एवरेस्ट है। एवरेस्ट चोटी है बेटा। इतने ऊंचे अपने ख्याल रखो, अपनी जिद इतनी ऊंची रखो कि जब भी लोग बेटा तुम्हारे बारे में सोचें तो उनको सिर उठाना पड़ जाए। ये बहुत जरूरी है। जब इतना आप कर जाओगे ना तो विश्वास दिलाता हूं बेटा कि आपको ना कोई टच नहीं कर सकता, आपको कोई पा नहीं सकता। यही है बेटा सत्य, जीवन का सत्य, कि आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बात कर लेते हैं इससे आगे। इससे आगे क्या है भाई? इससे आगे क्या हुआ है और क्या इससे आगे हो सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बात करते हो इसके बारे में तो लिख लो भैया। जैसे मान के चलो हम संविधान की बात करते हैं, संविधान बन के तैयार हो गया है, इस पर और भी थोड़ी सी चर्चा रह गई है, उसको और कर लेते हैं। बेटा संविधान अब क्या हो, बन के तैयार हो गया है ना, तो लिख लो क्या तैयार हुआ है। लिख लो भैया। संविधान को बेटा आपसे पूछ सकता है हाथ से किसने लिखा? संविधान को हाथ से लिखा गया। आपसे पूछ सकता है किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा है, लेकिन आज के बाद ना आप इस प्रश्न को एकदम अपने माइंड में सेट कर लोगे, आज के बार भूलोगे नहीं। आपसे जब भी कोई पूछे कि बेटा ये बताओ संविधान को किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिख लो भैया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भैया। ठीक है। तो ये क्या थे? ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। इन्होंने क्या किया है? आपके संविधान को हाथ से लिखा है। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। क्या हुआ था जब नेहरू जी ने इनको कहा कि भैया एक काम करो, हमारे देश के संविधान लिख के तैयार हो गया है, क्या आप इसको हाथ से लिख सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल लिख देंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, देश का संविधान है, गौरव का विषय है, अगर मुझे सौभाग्य मिला है तो मैं इसे लिख दूंगा। नेहरू जी ने कहा तो बताओ भैया कितना पैसा लोगे? तो पैसे की बात बता दो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, पैसे नहीं लूंगा मैं। पैसे क्यों नहीं लूंगा? कि अगर मैंने पैसा ले लिया तो कलंक लग जाएगा कि देखो संविधान का निर्माण हो रहा था और इस फलाने व्यक्ति ने काम करने के लिए पैसा ले लिया था, जबकि उस समय भारत की स्थिति ठीक नहीं थी। तो मैं पैसा लेने वाला तो हूं नहीं, लेकिन मैं एक काम करना चाहता हूं। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम संविधान का निर्माण करेंगे तो संविधान का जो जो पेज होगा मेरे मित्रों, तो आप उन्होंने क्या कहा है आपको बताता हूं। अब इन्होंने क्या कहा, मान के चलिए ये संविधान है और संविधान का पेज भैया बन के तैयार हो गया है। तो इन्होंने एक बात कही थी कि जो भी संविधान का पेज होगा मैं क्या करूंगा, मैं उसके हर पेज पर क्या करूंगा, हर पेज पर अपना नाम लिखूंगा। क्या नाम लिखूंगा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखूंगा। ये किसने कह दिया है? ये आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कह दिया था। और ये भी यही क्या थी, उनकी डिमांड थी, यही उनका पैसा था। इन्होंने कहा था कि जब मैं इस संविधान को लिखूंगा तो इसके हर एक पेज पर, यानी प्रत्येक पेज पर क्या करूंगा, प्रत्येक पेज पर अपना नाम लिखूंगा और इसके अंतिम पेज पर, मैं इसके अंतिम पेज पर, जो इसका अंतिम पेज होगा, संविधान का जो अंतिम पेज होगा, अंतिम पेज पर अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। क्या? रामदास लिखूंगा। क्या भैया? रामदास लिखूंगा। तो भैया लिख दो, क्या दिक्कत है? तो भारत के संविधान में ये बातें बेटा आज भी लिखी गई हैं। जब भी उनकी हाथ की लिखी हुई कॉपी आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो भारत का संविधान है, मूल कॉपी है, जो हाथ से लिखी गई है और हिंदी में लिखी गई है, उस पर लिखा गया है भैया हर एक पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और अंतिम पेज पर रामदास का नाम है। इस बात को आप लोग जान लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा में तो बेटा नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ आपको फैक्ट जरूर मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये फैक्ट है आपके लिए। ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। ठीक है। इसमें अगला प्रश्न आपके लिए और क्या हो जाता है, अगला प्रश्न बेटा आपको बता दूं, नंदलाल बोस, जो आप नाम जानते हो ना, नंदलाल बोस के द्वारा, बोस ने संविधान पर
कलाकृतियां बनाई भैया, कलाकृतियां, कलाकृतियां बनाई, यानी जो संविधान पर बेटा कलाकृतियां है ना, जो फूल बने हुए हैं, जो कलाकृतियां बनी हुई हैं बेटा, ऐसे जैसे इसके चारों ओर जो कलाकृतियां बनी हुई ना, ये कलाकृति किसने बनाई है? ये नंदलाल बोस ने बनाई है, नंदलाल बोस ने बनाई है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नंदलाल बोस के द्वारा ये बनाई गई हैं। आपसे पूछ सकता है कि नंदलाल बोस का इसमें साथ किसने दिया है? तो राम मनोहर सिन्हा ने। राम मनोहर सिन्हा जो थे बेटा, ये क्या थे? ये इनके सहपाठी थे। तो इन कलाकृतियों को बनाने में राम मनोहर सिन्हा ने क्या किया है? आपके नंदलाल बोस साहब का बहुत साथ दिया है। और बेटा ये बता दूं, ये तीनों के तीनों कौन थे? ये तीनों के तीनों बेटा कौन थे? ये शांति निकेतन के विद्यार्थी थे, जो बिहार में एक विद्यालय था शांति निकेतन। तो शांति निकेतन के बेटा क्या थे? ये शांति निकेतन के विद्यार्थी थे। इस बात को बेटा आप लोग जान लीजिएगा कि तीनों के तीनों बिहार में जो शांति निकेतन है उसके विद्यार्थी तीनों के तीनों थे। इस बात को बेटा आप लोग जान लीजिएगा। बात आपके समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई है ना? अगर आ गई है तो आगे बढ़ जाते हैं भाई, अगर आ गई है ना तो आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल भाई, आगे चर्चा कर लेते हैं कि बेटा आगे क्या हुआ है। ये सब बातें आपके समझ में बेहतर तरीके से आ गई होंगी। चलो आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं बेटा हम किसकी? अपने जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों पर चर्चा करेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। ठीक है, अब आपको पता ही है बेटा राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। छोटी सी चर्चा है राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, छोटी सी चर्चा करेंगे बेटा, ज़्यादा बड़ी चर्चा नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भी पूछूं आपसे आना चाहिए। ठीक है भैया, तो जल्दी से बता दो, आप जल्दी से बताओ, मुझे बताते जाना है, चुप बैठोगे मुर्गा बना दूंगा यहीं की यहीं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि राष्ट्रीय पशु कौन है भैया हमारा? राष्ट्रीय पशु कौन है? जल्दी बताओ। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय फल कौन सा भैया आपका? राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? जल्दी से बताओ। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? धरोहर पशु कौन सा है? राजभाषा कौन सी है? ये सब आता है परीक्षा में, चुपचाप लिख लेना, ध्यान रखना इस बात का बेटा। ये आपसे परीक्षा में जब भी पूछा जाएगा ना तो आप लोग ना एकदम नेस्त नाबूद हो जाओगे। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो जल्दी कमेंट करके बता दो। तो मैं आपको बता दूँ, जल्दी से बताओ बेटा राजभाषा कौन सी है? तो आप बोलोगे सर हिंदी है। चलो मान लिया। राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? आप बोलोगे सर हाथी है, मान लिया। जलीय जीव क्या है बेटा? आप बोलोगे सर डॉल्फिन है। डॉल्फिन क्या है? जलीय जीव है। डॉल्फिन जलीय जीव है बेटा, ध्यान रखिएगा। यहां से भी आपकी परीक्षा में ना आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आप बोलोगे सर राष्ट्रीय वृक्ष हमारा अशोक हो जाता है। फल कौन सा है? आप बोलोगे सर आम है। पक्षी कौन सा है? जल्दी से बता दो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आप बोलने वाले सर राष्ट्रीय पक्षी तो मोर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मोर हो जाएगा। और राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए आपका राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा। और ये परीक्षा में ना आपसे बार बार पूछा जाता है। संविधान में आने वाले ये वो प्रश्न हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग से प्रश्न हैं, और अक्सर परीक्षा में जब ये आ जाते हैं ना तो बच्चे फंस जाते हैं। तो आपको पता है राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाता है मेरे मित्रों? बाघ हो जाता है। बाघ क्या है आपका? बाघ आपका राष्ट्रीय पशु है। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बेटा एक बात और बता दो, हमारी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? जल्दी बताइए, हमारी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? जल्दी बताओ। राष्ट्रीय मुद्रा जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो आप बोलोगे सर रुपया है राष्ट्रीय मुद्रा। और क्या है? रुपया है। और इसका प्रतीक चिन्ह बेटा क्या है? ये इसका प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है। तो ये आपसे जब पूछेगा ना तो आपसे आना चाहिए भाई, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज लिखा दी है। तो ये सभी चीजें हैं, इनको एकदम नोट कर लीजिए, जिससे आपको क्या है, जिससे आपको असुविधा ना हो बताने में। मेरा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो भी विद्यार्थी क्लास में बैठा है ना, आपको हर चीज आनी चाहिए, क्योंकि जब आपको चीज आएगी ना तो आपका कॉन्फिडेंस ना बेटा बहुत ऊपर होगा, आपका कॉन्फिडेंस ना बहुत ज्यादा
हाई कमान पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप उस चीज़ को जानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं आप चीज़ों को कि हाँ भाई ये चीज़ परीक्षा में पूछी जाती है, और शैलेंद्र सर ने तो बेटा पूरा करा दिया है। जब करा दिया है तो आपसे बाहर तो कुछ जाने वाला है ही नहीं। तो इस चीज़ों को आप लोग क्या करना है भैया, इन चीज़ों को आप लोग पढ़ते रहिए, ये जरूरी है बहुत पढ़ना, ये आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इन चीज़ों को बेटा क्या करेंगे, आप लगातार पढ़ते रहेंगे। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, और मैं आपको बता दूं संविधान का बेटा ये वो फेज है जहां से अक्सर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको लगातार इन चीज़ों को पढ़ते रहना है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब यहां से प्रश्न आएगा ना, तो मेरा विश्वास ऐसा है कि आप लोग उनको सही तरीके से करके आ पाओगे। और मैं आपको बता दूं एक बात और, कि जो राष्ट्रीय वृक्ष हमारा कहाँ है, इसमें राष्ट्रीय वृक्ष कहीं लिखा हुआ है ना, राष्ट्रीय वृक्ष जो है बेटा हमारा बरगद लिख लेना, बरगद, ठीक है। ये बरगद क्या है, आपका राष्ट्रीय वृक्ष है। यहाँ से परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बेटा चर्चा कर लेते हैं हम। आगे चर्चा क्या करेंगे, इन सभी पर एक एक करके विस्तार डालेंगे, एक एक करके विस्तार डालने वाले हैं। और मेरा ऐसा अनुमान है कि ये चीज़ें आप लोग जानते हैं भलीभांति। अब आगे और कैसे सीखनी है ये भी आप लोग जान लीजिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को चीज़ें मालूम पड़ी गई हैं। अगर पढ़ गई हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हैं तो बेटा आपको बताने का हम प्रयत्न करेंगे, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें वैसे आपको समझ में तो आई गई होंगी, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। तो सबसे पहले तो बेटा बात कर लेते हैं क्या, इन सभी प्रतीक चिन्हों पर बेटा चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आपसे कुछ नहीं आता है ना, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर हमसे ये नहीं आता है। जो नहीं आएगा मैं आपको आपके सामने खड़ा हुआ हूँ उसको बताने के लिए पूरी कोशिश करूँगा, जिससे आप ना कहीं असफल ना हो। आपको हर चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि आपको उस चीज़ को जानने की पूरी आज़ादी है, चीज़ को जानने की पूरी स्वतंत्रता है। जब आप स्वतंत्र होकर ना सब चीज़ जानेंगे, तो मेरा ऐसा उद्देश्य है कि आपको वो परीक्षा में सफल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, ठीक है भाई। तो जो मैंने आज आपको कराया उसको जो आपके समझ में आ रहा है कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आपके समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अरे मुझे पता है भाई तुम लोग दिलेर हो यार, दिलेर लोग हो, तुमको तो हर एक चीज़ समझ में आती है, कुछ भी तुमसे बाहर नहीं है, सब आता है तुम पर। क्लास 24 यूं ही नहीं बेटा आपके लिए बना दिया है, हमें पता था कि आप लोग ना जंगी शेर हो, आप लोग जंगी शेर हो, आपसे बाहर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आप लोग ना एक छोटी सी गलती करते हो बेटा, मैं सबकी कमेंट पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप ना एक छोटी सी गलती पता क्या कर जाते हो, शेयर नहीं करते हो। अभी भी आपको पता शर्म आनी चाहिए, इतने कम बच्चे देख रहे हैं यार, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आप इतने कम बच्चे देखोगे ना तो मज़ा नहीं आता है, दिल टूट जाता है। और दिल तोड़ने वाले काम करते हो तुम लोग, दिल तोड़ने वाले आशिक हो यार। अब आशिक दिल जोड़ने वाले बनो, तोड़ने वाले मत बनो। तोड़ने वाले बनोगे ना तो ध्यान रखना बेटा, कुमार विश्वास जी ने ना एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। ये पता है किसके लिए है, ये एक विद्यार्थी का नौकरी के लिए है। विद्यार्थी नौकरी से कहता है दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही। लेकिन दिन संवरेंगे कब, तब मेहनत करोगे, और मेहनत किसके साथ, शैलेंद्र सर के साथ और क्लास 24 की पूरी टीम के साथ मेहनत करोगे, तभी ना आपके दिन संवरेंगे। ऐसे तो बेटा कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक की सब चीज़ें समझ में आ गई हैं बेटा। आगे चलो चर्चा कर लेते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, लेकिन साथ ही साथ ना क्लास को शेयर करते रहा करो, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आप शेयर नहीं करते हो ना तो दिल तोड़ने वाली बात कर देते हो, ठीक है भाई। तो आगे बात कर लेते हैं। मैंने आपको एक एक करके चीज़ों को वैसे बता दिया है, लेकिन आप छोटी सी हेडिंग बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। हेडिंग बनाइए बेटा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, हेडिंग बनाइए राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज हेडिंग बनाओ। राष्ट्रीय ध्वज आपका पहले तो ये बता दो है क्या भैया। आप बोलोगे सर राष्ट्रीय जो हमारा ध्वज है ना वो हमारा है तिरंगा झंडा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये क्या है भैया, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो यही राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें तीन बेटा क्या है, वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान दृष्टिकोण से इसको देखा जाए तो आप इस बात को बेटा भली भांति जानते हैं कि भारत का जो झंडा है ना वो कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। देख लीजिए भाई, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा मालूम हो जाए, चीज़ों का एहसास हो जाए। देखो भाई, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारा झंडा हो गया भैया। अब क्या है, इस झंडे के नीचे निर्मल, लो भैया ये देखिए आपका झंडा,
देख लो एक बार। मुझे पता है आपसे आपसे आप कह रहे हो सर हम पे तो तुमसे अच्छा आता है, मुझे पता है भाई आप लोग तो मुझसे अच्छा बना सकते हो, लेकिन आपको बता दूं आप लोग बनाते नहीं हो, यही सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो ये आपका झंडा हो गया। और जब आपका ये झंडा हो ही गया है तो ये बता सकते हो कि इसमें कौन कौन से रंग हैं झंडे में, जल्दी से बता दो भाई इस झंडे में कौन कौन से रंग हैं। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाला जो रंग है ना वो केसरिया है। ऊपर वाला रंग कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई ऊपर वाला रंग कौन सा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाला रंग है केसरिया। कौन सा है, ये रंग आपका केसरिया है। ठीक है, ऊपर वाला रंग कौन सा भाई, इसका ऊपर वाला रंग है केसरिया। आपने तो पढ़ा होगा, भली भांति पढ़ा होगा। बिल्कुल भाई, आपकी हर एक बात को समझा जाएगा। इसका सबसे नीचे वाला रंग कौन सा है, आप बोलोगे सर हरा है। ये कौन सा रंग है, हरा रंग है। किसका प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है भैया। किसका प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। आप बोलोगे सर इसके बीच में ना सफेद वाला रंग है। भैया आपकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग ना जाबाज लोग हो, भारत के जाबाज हो। तो भैया बीच में क्या है, बीच में सफेद रंग है। अब आपके मन में ना एक चीज गुड़गुड़ कर रही होगी, सर एक बात तो बता दो, बीच में तो इसके एक क्या है, एक चक्र भी तो है। भैया लो आपका चक्र भी बना दिया, चिंता मत करो, सब चीजें आपको देखे जाएंगे। ध्यान रखना सबसे नीचे का जो रंग है ना वो कैसा है मेरे मित्रों, तो सबसे नीचे का बेटा आपका जो रंग हो जाएगा ना वो हो जाएगा कैसा, वो हरा है। कैसा है, हरा है। सबसे ऊपर का कैसा है मेरे मित्रों, तो केसरिया है। कैसा है, केसरिया है। बीच में कैसा है मेरे मित्रों, तो सफेद है। कैसा भैया, सफेद है। इसके बीच में क्या है बेटा, एक चक्र है। क्या है, चक्र है, जिसमें कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। यह भी आपसे पूछा जाता है, 24 क्या है, तीलियां हैं बेटा। ये सब आपसे पूछ लेता है परीक्षा में। जब ये परीक्षा में पूछेगा तो आपको ना आना चाहिए। सबसे पहली बात आपका बेटा जो केसरिया होता है ना, जो केसरिया होता है बेटा, इस बात का ध्यान रखना, वो क्या होता है, साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। केसरी रंग क्या होता है, साहस और बलिदान का प्रतीक होता है बेटा। साहस और बलिदान का प्रतीक होता है, बलिदान का प्रतीक होता है। हरा रंग किसका प्रतीक होता है बेटा, हरियाली का प्रतीक होता है, हरियाली का। ठीक है, हरियाली का प्रतीक क्या होता है आपका, हरा रंग होता है। भैया हमारे देश में क्या है, हरियाली ही तो है। देश क्या है, हमको देश स्वच्छ बनाना है, हरा भरा बनाना है। बात करें बेटा सफेद रंग की, सफेद रंग किसका प्रतीक होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो शांति और सच्चाई का प्रतीक होता है। किसका, शांति और सच्चाई का प्रतीक होता है मेरे मित्रों। यही सब बातें तो हैं जो आपको पूछी जाती हैं, बताई जाती हैं। और जो आपका चक्र है बेटा उसमें कितनी तीलियां हैं, उसमें तीलियां आपकी 24 हैं। कहां से लिया गया है, तो आप बोलोगे सर अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहां से, अशोक स्तंभ से लिया गया है। इससे बाहर आपसे परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछेगा। अब प्रश्न क्या पूछता है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बेटा आपसे पूछ सकता है कि जो आपका तिरंगा झंडा है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है वो कितना होता है, तो 3:2 होता है। कितना होता है मेरे मित्रों, 3:2 होता है लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। अगर बात करें ये वाली लंबाई और ये वाली चौड़ाई, इसका जो रेशियो होता है वो 3:2 होता है भैया। इस बात को ध्यान रखना। 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया, 47 को संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार किया गया भैया। संविधान सभा ने क्या किया, सभा ने इसे स्वीकार किया, इसे स्वीकार किया। यानी आपसे पूछ सकता है कि भारत का जो तिरंगा झंडा है उसको कब स्वीकार किया गया है, तो 22 जुलाई 1947 को हमने क्या किया है, इस तिरंगे झंडे को स्वीकार किया है। आपसे पूछ सकता है कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया भैया, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया, इसका डिजाइन तैयार किया था। इस बात को भी ध्यान रखना, डिजाइन क्या किया बच्चों, डिजाइन तैयार किया है। बच्चों इस बात को नोट कर लीजिएगा कि डिजाइन किसने तैयार किया है, पिंगली वेंकैया साहब ने किया है। यह बात तो आप जानते हैं और भली भांति जानते हैं। हाँ, यहाँ पर जानने वाली एक बात और है कि सर ये बताइए भारत का जो पहला तिरंगा झंडा था उसको किसने फहराया था, भारत का पहला तिरंगा झंडा कब फहराया गया था। तो भैया यहाँ पर लिखो नोट, और छोटी सी एक नोट में एक बात लिख लो बेटा। 1907 में क्या होगा, 1907 की घटना है। कहाँ की घटना है, आप बोलोगे सर का जल्दी बता दो, अब सब्र नहीं हो रहा है क्योंकि सर आपने ये बोल दिया है कि पहला भी झंडा फहराया गया है। तो लिख लो भैया 1907 में, कहाँ पर, जर्मनी में। और जर्मनी के किस स्थान पर,
स्टुटगार्ड पर, जर्मनी के स्टुटगार्ड में किसके द्वारा? मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। मैडम भीकाजी कामा के द्वारा क्या किया गया है? हमारा पहला तिरंगा झंडा फहराया गया था। ठीक है, यानी जो हमारा पहला तिरंगा झंडा है वो 1907 में फहराया गया था मैडम भीकाजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ड में। इस बात को भी बेटा नोट कर लीजिएगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। वहाँ का जो बेटा झंडा था ना, मैं आपको बता दूं, वहाँ पर जो झंडा था आपका जो 1907 में फहराया गया था उसके बारे में थोड़ा सा बेटा आप लोग जान लीजिए, क्योंकि जानना जरूरी है। वैसे तो प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो पहले 1907 में फहराया गया था ना बेटा, वहाँ पर क्या था? सबसे ऊपर जो रंग था वो हरा था। सबसे ऊपर का रंग कौन सा था? हरा था। बीच में कौन सा था? तो आप बोलोगे सर बीच में तो पीला रंग था। कौन सा? पीला था। और सबसे नीचे कैसा था? लाल रंग था। तो इस प्रकार से पहले आपका झंडा रहा करता था जो पहली बार फहराया गया है। बात आपके समझ में अगर आ गई है तो यहाँ तक बेटा क्या करते हैं? इस झंडे वाली कहानी को रखते हैं, क्योंकि झंडे वाली कहानी जानना आपके लिए बहुत जरूरी ज़्यादा हो गया था, तो आपको बताना भी जरूरी था भैया। तो इसको आप लोग क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, अक्सर पूछ लेता है। तो ठीक है भाई, आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही है। और हाँ, कल रविवार है और कल रविवार के दिन दोपहर में 12 बजे फॉरेस्ट गार्ड का एनालिसिस रखा गया है। उसमें आइएगा बेटा, आना जरूरी भी है, आना अनिवार्य भी है, क्योंकि आपको अनुमान होना चाहिए। क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम को कौन करा रहा है? UPSSC करा रहा है। बेटा UPSSC कैसा पेपर कराता है आपको मालूम होना चाहिए। क्यों? आने वाली जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो UPSSC पेट हो, वहाँ पर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे फिर सोमवार को एक शानदार से सेशन में। पॉलिटी का सेशन रहेगा और इससे आगे की कहानी हम कब पढ़ने वाले हैं? सोमवार को। कितने बजे? शाम को 4 बजे। तो पॉलिटी का मतलब क्या है? शाम को 4 बजे और क्लास 24 और शैलेंद्र गौतम। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, बाय, टाटा बाय बाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र गौतम एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका क्लास 24 यूपी के शानदार से चैनल पर। और प्यारे बच्चों, मैं जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास UPSSC PET के लिए रोजाना सुबह 9 बजे होती है। ठीक है, तो आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ UPSSC के शानदार प्रश्नों के साथ। ठीक है भाई, UPSSC और ये क्या? पेट। ठीक है भाई, हमारी जो तैयारी है इस समय बहुत जोरों पर है, बहुत शानदार सी तैयारी कर रहे हैं। किसके लिए? UPSSC पेट का जो 2022 के लिए एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है। और मैं आपको बता दूं बेटा कि जो आपकी 9 AM पे क्लास होती है, 9 AM पे, वो किसकी क्लास है? GK GS की क्लास है। और मैं आपको रोजाना बताता हूं कि यहाँ से आपको GK GS से लगभग 50 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। बहुत ही शानदार से प्रश्न हैं। आप मेरे साथ यूं ही जगह जुड़े रहते हैं तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर जब आपका एग्जाम होगा ना तो आप बहुत बेहतर कर पा रहे होगे आप अपनी परीक्षा में। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो बच्चे हमारी क्लास में आ चुके हैं वो क्या करेंगे? एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। और सेशन को शेयर करने के बाद ना जितने भी आपके साथी और हैं, चाहे मित्र हैं, मित्री हैं, दोस्त हैं, जितने भी घर वाले हैं जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सबको एक साथ लेके आइए और आगाज करते हैं। आज का हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जितना भारी। तो बच्चों आज का सेशन करते हैं स्टार्ट इसी मोटिवेशन क्विट के साथ। तो पहला प्रश्न देखेंगे आप लोग, क्या दे रखा है? पहला प्रश्न आपका है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? यानी वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की है? तो जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। अंग्रेजी जो शिक्षा है भारत के अंदर, जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो आप लोग जानते हैं लॉर्ड मैकाले हैं, कर्जन हैं, डलहौजी हैं या कार्नवालिस हैं। कमेंट करिए और बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं जो कार्नवालिस हैं भाई, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। आप इस बात को जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में क्या है? लॉर्ड कार्नवालिस की बच्चों क्या है? कब्र है। ठीक है भैया, ये लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहां पे है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप लोग जानते हो, लॉर्ड डलहौजी जो आपके थे 1848 से लेकर के 1856 तक क्या रहे हैं? ये भारत के क्या रहे हैं बच्चे? गवर्नर जनरल। ठीक है भैया, गवर्नर जनरल रहे हैं, इस बात को जान लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं इन्होंने क्या किया है भैया? राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति कौन सी?
राज्य की जो हड़प नीति थी इनके द्वारा चालू की गई थी। ठीक है, आपको बता दूं 1853 में जो सबसे पहले भारत में क्या चली है भैया, जो भारत में रेल चली है वो इन्हीं के शासन काल में चली थी, बंबई से थाने के बीच में। कहां पर? बंबई से लेकर थाने के बीच में सबसे पहले जो ट्रेन चली है भैया, कितनी चली है? 34 किलोमीटर, वो इसी के शासनकाल में चली थी। लॉर्ड डलहौजी क्या रहा करते थे उस समय? भारत के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया भैया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी है। और बात कर लें कर्जन के बारे में तो आपको बता दूं भैया, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ है। बंगाल का विभाजन हुआ है। कब हुआ है? आप बोलोगे सर 1905 में हुआ है बंगाल का विभाजन। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। जिस समय हुआ था ये क्या थे भैया? ये भारत के वायसराय थे। कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे आपके? लॉर्ड कर्जन साहब थे। ये बात आपको आनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा? निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल आपके जहन में प्रश्न आ गया है भैया। अब वैदिक काल यानी वैदिक पीरियड, तो वैदिक काल कब से कब तक था ये आपको मालूम होना चाहिए। तो वैदिक काल की बेटा जब भी बात करेंगे तो आप लोग जानते ही हैं वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 BC से लेकर के 600 BC तक है, यानी लगभग 900 साल तक क्या रहा है भैया? आपका वैदिक काल रहा है। वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं। एक आपका कौन सा था? पूर्व वैदिक काल भैया। कौन सा? पूर्व वैदिक काल है, पूर्व वैदिक काल है। और दूसरा क्या है भाई? उत्तर वैदिक काल है। कौन सा है? उत्तर वैदिक काल है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आप जानते हो कि वैदिक कालीन लोग वेद पढ़ते थे, वैदिक कालीन लोग पुराण पढ़ते थे, वैदिक कालीन लोग उपनिषद पढ़ते थे। तो उनको बेटा तंबाकू की जानकारी नहीं थी, ध्यान रखिएगा। तो तंबाकू के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो चावल खाते थे और चावल को क्या बोलते थे? ब्रीही बोलते थे भैया, ब्रीही। चावल को क्या बोलते थे? ब्रीही बोलते थे। बेटा एक आपका जौ भी था, जौ को क्या बोलते थे? यब बोलते थे। ध्यान रखिएगा। और आप जानते हैं इस प्रकार के प्रश्न ना आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जब प्रश्न आएगा ना तो मेरा ऐसा विश्वास है आपको मैं याद जरूर आऊँगा। और आप सोचोगे शैलेंद्र सर जो कहते थे ना कि भैया प्रश्न आएगा पढ़ लो, लेकिन हम पढ़ते नहीं थे और सर ने जो कहा वहीं से प्रश्न छप गया है भैया। तो इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है भाई, वैदिक काल से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? यानी जो आपका लोहा होता है बच्चों, इसको आयरन बोलते हैं। जो आपका लोहा है इसको आयरन बोलते हैं। तो लोहे में जो जंग लगती है वो किस कारण से लोहे में जंग लग जाती है? तो मैं आपको बताता हूं। अगर क्या हो बेटा, लोहे में क्या मिला दिया जाए? क्या क्या मिल जाए? ऑक्सीजन मिल जाए और क्या मिल जाए भैया? और पानी मिल जाए, जल मिल जाए। हाइड्रोजन की बात कर ले तो ये मिल जाए तो क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। ठीक है भैया, जंग लग जाती है। अब विकल्प देख लेते हैं भैया। ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, नियोन दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, जल नहीं दे रखा कहीं पर। तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी लोहे में क्या हो भैया? जब भी लोहे में क्या हो, जो आपका लोहा है उसमें अगर उसका संपर्क ऑक्सीजन से करा दिया जाए तो इसमें क्या लग जाएगी? इसमें जंग लग जाएगी। इसीलिए अगर आपके पास लोहे की कोई भी वस्तु है तो उसको भैया क्या करना है? उसको पानी में मत डालिएगा, उसको ऑक्सीजन के संपर्क में मत लाइएगा, नहीं तत्काल जंग लग जाएगी कुछ ही दिनों में। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अक्सर बच्चे कमेंट करते रहते हैं। कमेंट भैया किया करो, हर प्रश्न पे आपको कमेंट करना है, हर प्रश्न का आपको जवाब देना है। जब आप जवाब करते हो ना तो मुझे पता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप सोचते हो कि हाँ भैया आज हमने जो पढ़ा है वो सच में मज़ेदार पढ़ा है, एकदम शानदार से मज़ा ही आ गया है। ठीक है भाई, तो जितने बच्चे हैं क्लास को एक बार शेयर कर दो। सब बच्चे मिलकर क्या करेंगे भाई? क्लास को शेयर कर देंगे, जिससे और भी जो विद्यार्थी हैं वो आपके साथ भैया जुड़ जाएं। शानदार तरीके का सेशन चल रहा है और इस सेशन को ना आपको कभी भी हल्के में नहीं लेना है, शानदार सा सेशन है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा?
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? सबसे पहली बात तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा है तो भैया लिख लो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलते हैं, इसके बारे में ध्यान रखना बच्चों। 1885 में क्या हुआ है? 1885 में इसकी स्थापना हुई है। स्थापना हुई है, कहाँ पर हुई है बच्चों? तो बम्बई में हुई है। बम्बई में कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है भैया। तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। संस्कृत कॉलेज में पहला अधिवेशन भी यहीं पर हुआ था, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन है? पहले WC बनर्जी हैं। WC बनर्जी कौन है? अध्यक्ष हैं। इसके संस्थापक कौन थे आपसे पूछ सकता है, तो संस्थापक कौन है भैया? इसके संस्थापक हैं A.O. ह्यूम हैं। A.O. ह्यूम हैं बेटा। ये क्या थे? एक असैनिक अधिकारी थे। तो बताओ इसमें क्या दे रखा है? तो आप बोलोगे सर आपने बताया है इसमें WC बनर्जी, तो दे रखे हैं। इनका पूरा नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी है। क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाता है इनका पूरा नाम। तो इस बात को ध्यान रख लेना भैया। तो आप जानते हो ना ये क्या थे? ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? आपके WC बनर्जी हैं। दादा भाई नौरोजी क्या है भैया? कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष हैं, द्वितीय अध्यक्ष। इस बात का ध्यान रखिएगा भैया, द्वितीय अध्यक्ष हो जाएंगे। कांग्रेस के बच्चों क्या प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी हैं। अगर जॉर्ज यूले की बात करें तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं ये कौन है बेटा? प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कह लो या पहले अंग्रेज अध्यक्ष कह लो, अंग्रेज अध्यक्ष। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न आपसे जब भी पूछे जाएं आप लोग इनको नोट कर लीजिए और शानदार से तरीके से इनका जवाब दे दीजिएगा, जिससे आपको कोई बाद में असुविधा ना हो भैया, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। बात समझ में क्लियर एकदम आ गई होगी। अगर आ गई है तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के और प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देख लो, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है? यानी जो आपके वायु प्रदूषक होते हैं, वायु जो प्रदूषक होते हैं उनका संकेतक क्या होता है? बताइएगा बच्चों। फर्न और साइकस होता है, हरे शैवाल और लिवरवर्त होता है, नीम और समुद्र शोक होता है, या लाइकेंस और मोम होता है? बताइए वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या होता है? आपको यह बात बतानी है। जल्दी से मुझे कमेंट करके आपको ये बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से मेरे भाई बताइए इसको, राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट करेंगे और मुझे बताने वाले हैं भाई आप लोग। जल्दी से बताइए क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर लाइकेंस और मोम होता है। क्या? लाइकेंस और मोम होता है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आप लोग ना, मुझे पता है आप लोग क्या करते हो। आप लोग करते हो सब्जी जैसे ही लाए और रगड़ा मार दिया, पानी के साथ धो दिया। भैया जैसे ही सब्जी को धो दोगे ना आप, सब्जी को धुलते ही कौन सा विटामिन? विटामिन सी निकल जाता है भैया। विटामिन सी क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं बच्चे? विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं भैया, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है भैया। स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। आप समझते हैं दांत संबंधित बीमारी, कौन सी बीमारियां? दांत से संबंधित बीमारियां, बाल से संबंधित बीमारियां, पेट से संबंधित बीमारियां, आंत से संबंधित बीमारियां। ठीक है भैया, ये सभी बीमारी क्या होती हैं? आपके विटामिन सी की कमी से हो जाती हैं। बात करते हैं विटामिन ए की। थोड़ा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताइए। तो आप बोलेंगे सर विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आप जल्दी से मुझे बताइएगा बेटा, आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर विटामिन ए जब भी किसी के अंदर कम होता है तो उसके अंदर देखो विटामिन डी तो आप जानते हैं कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। ठीक है भैया, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, घोंघा को कह सकते हैं। विटामिन ई को क्या बोलते हैं बेटा? विटामिन ऑफ ब्यूटी बोलते हैं, यानी सुंदरता का विटामिन बोलते हैं। किसका? सुंदरता का विटामिन। सुंदरता का विटामिन बोला जाता है विटामिन ई को। इसका भी ध्यान रखिएगा आप, आपसे पूछ लेता है विटामिन ऑफ ब्यूटी कौन सा है? तो विटामिन ई क्या हो जाता है आपका? सुंदरता का विटामिन कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे भैया आप। निम्न में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषक है? यानी ऐसा कौन सा है जिससे बहुत ज़्यादा ध्वनि निकलती है, जिसको चिल्लाने से बहुत ध्वनि निकलती है? बताओ भाई
पॉप गीत। आप बोलो सर ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपके पॉप गीत होते हैं वो क्या है, लोग बड़े शांतिपूर्वक सुनने जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का मन क्या है विचलित हो रहा हो ना, तो वो पॉप सुनने चले जाते हैं, पॉप गीत। हमारे देश में इसकी परंपरा इतनी प्रचलित नहीं है, लेकिन दुनिया के जितने भी बड़ा क्या है पश्चिमी दुनिया के देश हैं, उसमें चाहे इंग्लैंड हो, जब इंग्लैंड हो, चाहे आपका फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, ये सभी में क्या है पॉप गीत, पॉप संगीत सुनाए जाते हैं। तो ये क्या है, ध्वनि प्रदूषक तो नहीं हो सकता है। बात करें बेटा जो निर्वाचन सभाएं होती हैं वो भी नहीं होती, क्योंकि निर्वाचन सभाओं में बहुत से लोग बैठते हैं, वो आराम से प्यार से शांतिपूर्वक बात करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। आप बोलोगे सर भारी वाहन नहीं भैया, जो जेट उड़ान होते हैं ना, जितने भी जेट उड़ान होते हैं, आपको पता है आप घर पे आराम से सो रहे हो, आप घर पे आराम से सो रहे हो, अकस्मात से क्या है कोई जेट वाहन निकल के चला जाए, कोई हवाई जहाज निकल के चला जाए, तो चिंगारी सी छोड़ के जाता है। जब भी ऐसी बात आती है भैया, तो क्या है सबसे ज्यादा जो होता है भैया क्या, ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण वो इससे ही होता है। ध्वनि प्रदूषण सबसे ज्यादा किससे होता है, आपके जेट वाहनों से होता है। इस बात को आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है भाई। तो जेट वाहनों से क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए भैया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये है नहीं थी भैया। तो पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहा है, सरोजिनी नायडू हैं, राजकुमारी अमृत कौर हैं, इंदिरा गांधी हैं और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें से डी तो नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, पहली महिला राष्ट्रपति भैया, पहली महिला राष्ट्रपति हैं ये। महिला राष्ट्रपति कौन हो जाती हैं, आपकी प्रतिभा पाटिल हो जाती हैं। इंदिरा गांधी क्या भैया, पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, पहली महिला पीएम है भाई, ध्यान रखिएगा। पहली महिला कौन हो जाएंगी, इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी। आपको सरोजिनी नायडू के बारे में जानते हो आप लोग, सरोजिनी नायडू कौन है भैया, सरोजिनी नायडू कौन है, प्रथम महिला राज्यपाल हैं, पहली महिला राज्यपाल हैं भारत की, राज्यपाल, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ लेता है पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो आपकी सरोजिनी नायडू हैं। 1925 में, ध्यान रखिएगा भाई, 1925 में क्या किया है, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने करी है, कानपुर अधिवेशन अध्यक्षता किसने करी है, सरोजिनी नायडू जी ने की है। इस बात को भी लिख लीजिएगा, ये आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। जब भी पूछे तो इस प्रकार के प्रश्न बेटा आपसे आने चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है जब आप इस प्रकार के प्रश्न कर देते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ मैंने जो किया है वो एकदम सही है, सटीक है। अगला देखो प्रश्न, नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे सम्मिलित है, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया ब्लू, क्या आपकी ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन। ये किससे सम्मिलित हो जाती है, आपको बताना भैया। नीली क्रांति क्या ये मछली से है, दूध से है, अंडा से है या प्याज से है, तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे सर प्याज से सम्मिलित तो नहीं होगी, क्योंकि क्या है ये गुलाबी क्रांति है, ठीक है। गुलाबी क्रांति, प्याज कैसी होती है, गुलाबी होती है, तो गुलाबी क्रांति किससे सम्मिलित है, प्याज से है। अंडा से सम्मिलित कौन सी है, आप बोलोगे सर अंडा से सम्मिलित ये तो नहीं होगी, तो अंडा से सम्मिलित कौन सी हो जाएगी भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो आप बोलोगे सर रजत क्रांति है, कौन सी है, रजत क्रांति अंडे से सम्मिलित है। आपसे पूछेगा कि भैया दूध से सम्मिलित कौन सी है, तो श्वेत क्रांति है, कौन सी, श्वेत क्रांति दूध से सम्मिलित है। तो आपके पास एक ही तो बचा भैया मछली, तो मछली सम्मिलित कौन सी हो जाएगी, नीली क्रांति मछली से सम्मिलित हो जाएगी। एक बात और जान लेना, नोट करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि बेटा आपसे पूछ सकता है क्या, हरित क्रांति, ठीक है, कौन सी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे सम्मिलित हो जाती है, तो लिख लेना भाई, ये आपकी किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से है, खाद्यान्न उत्पादन से है। और खाद्यान्न में मूल रूप से क्या, गेहूं और बाजरा है, गेहूं और बाजरा के उत्पादन समेत कौन सी हो जाती है, आपकी हरित क्रांति हो जाती है। हरित क्रांति में ना एक प्रश्न और पूछता है, वो हरित क्रांति के जनक पूछ लेता है कि जनक कौन है। अब जनक भी दो प्रकार से पूछेगा, भारत में जनक कौन है और विश्व में जनक कौन है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है और विश्व में कौन है। भारत में बच्चे कौन हो जाएंगे, एम एस स्वामीनाथन है, एम एस
स्वामीनाथन हैं। और विश्व में कौन है भैया? तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात है। नॉर्मन बोरलॉग कौन है? दुनिया के अंदर हरित क्रांति के जनक हैं। और MS स्वामीनाथन कौन है? भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और ये बात आपको मालूम होनी चाहिए भाई, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? उपनिषदों की संख्या कितनी है बताइए। जो उपनिषद होते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो सबसे पहले तो आपको उपनिषद आना चाहिए, होता क्या है उपनिषद, ठीक है भैया। उपनिषद का मतलब होता है उप प्लस निषद, उप प्लस निषद होता है। और इसका बड़ा मतलब ये होता है कि गुरु के पास बैठकर लिया गया ज्ञान, यानी गुरु के पास बैठकर, गुरु के पास बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। यानी ऐसे शिष्य जिन्होंने क्या किया है? गुरु के पास बैठ के क्या किया है? ज्ञान प्राप्त किया है। और उन्होंने क्या लिखे? कुछ ग्रंथ लिखे। वे इनकी संख्या कितनी है? 108 है। तो उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। और 18 बेटा क्या है? 18 पुराण हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। आपसे पूछ लेता है कि कितने पुराण हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में 18 पुराण हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, घेंगा रोग किसकी कमी से होता बताइए? किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? कमेंट करो और बताओ, जल्दी से कमेंट करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो भाई, इतनी शिथिलता अच्छी नहीं है। शानदार तरीके से तैयारी करो, पढ़ाई करो, कमेंट करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग ना ऐसे थका हार के मत बैठा करो, क्योंकि आप तो ना दिलेर हो भाई, दिलेर लोग तो बैठते ही नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है भाई। यानी विटामिन ए भी कह सकते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है भैया? आपका घेंगा रोग हो जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि विटामिन ए क्या है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा होता है। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? आपके स्क्रीन पे देखो प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया बताइए? जल्दी से कमेंट करके बताओ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जल्दी से बताइए भाई, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल थ्योरी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल थ्योरी उसको बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे बार बार पूछता है। ग्रेविटेशनल थ्योरी आप किसने दी है? जल्दी से बताइए। चार्ल्स न्यूटन ने दी है, बेबेज ने दी है, आइजैक न्यूटन ने, या आपके जॉन एडम्स ने? जल्दी से बताइएगा भाई, क्या आंसर हो जाएगा? क्या आपसे पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? मान के चलिए बेटा, आपको बात बताएं, एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी कहानी है और आपको सुनानी है। सुनानी क्या है? मान के चलिए यहाँ पर क्या है? आम लगा हुआ है। ये आम है, आपने देखा होगा ये आम टूट के नीचे ही क्यों गिरता है? जमीन पर क्यों गिरता है? ऊपर क्यों नहीं जाता? ये बता सकते हो क्या आप लोग? यानी पेड़ से कोई आम टूटा और नीचे आके गिर पड़ा। इसका मतलब क्या होता है भाई? नीचे ही क्यों गिर पड़ा है? तो आपको एक बात बता दूं, एक दिन बेटा क्या हुए, कौन थे? जो आइजैक न्यूटन साहब थे, इनके बारे में बेटा एक छोटी सी कहानी है कि जो आइजैक न्यूटन है ना, आइजैक न्यूटन अपने कमरे में शांतिपूर्वक बैठे हुए थे अपनी विंडो के पास में। तो हुआ क्या? एक छोटी सी कहानी ये है, विंडो के पास में बैठ के देख रहे थे कि एक पेड़ से ना बार बार क्या गिर रहा है? कोई फल गिरता है और नीचे गिर जाता है। ऊपर से गिरा और नीचे आ गया, ऊपर से गिरा और नीचे आ गया, ऊपर से गिरा और नीचे आ गया, ऊपर से गिरा और नीचे आ गया। इसका मतलब क्या होता है? यानी हर वस्तु ऊपर से गिर के नीचे क्यों आ रही है? ऊपर से ऊपर क्यों नहीं उड़ी चली जा रही है? इसका मतलब पता है क्या है? उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो पृथ्वी पे है जो कि किसी पदार्थ को अपनी ओर खींच रहा है। यानी ऐसा कुछ ना कुछ तो पृथ्वी में चुंबक टाइप का है जो क्या कर रहा है? किसी भी पदार्थ को अपनी ओर खींच रहा है। तो उन्होंने कहा भैया इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण इसी को बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है, ठीक है। यानी जब कोई वस्तु किसी बल से ऊपर से पृथ्वी तल की ओर क्या करती है? आती है, तो उसको उसमें जो बल लगता है तो क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं भैया। और गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? आपके आइजैक न्यूटन साहब ने दिया है। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है भाई। न्यूटन साहब को लेकर प्रश्न आपसे पूछा गया बार बार। अगला प्रश्न देखिए, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? किस व्यक्ति को
पंजाब केसरी कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा मेरे भाई। पंजाब केसरी के बारे में जब भी आप जानते हैं ना, तो पहले तो इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि रहने वाले कहाँ के थे भाई? रहने वाले पंजाब के थे। कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे भाई। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पंजाब के रहने वाले थे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं इनके बारे में, 1928 की बड़ा घटना है। इन्होंने क्या किया 1928 में? साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन का विरोध किया। और आप जानते हैं जब साइमन कमीशन आया भारत में 1928 में, तो जगह जगह पर बेटा क्या हुआ? उसका विरोध किया गया। बंबई हो, कलकत्ता हो, पूना हो, उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, हर जगह जगह बेटा क्या है उसका विरोध किया जा रहा था। तो लाला लाजपत राय भी नहीं माने, उन्होंने कहा मैं भी विरोध करूंगा, होगी सो देखी जाएगी, चाहे जान गंवानी पड़ जाए। और ये भी बेटा कहां पर पहुंच गए? ये भी पहुंच गए लाहौर में। और लाहौर में बेटा क्या हो रहे थे? ये कर रहे थे आंदोलन किसके विरोध में? ये कर रहे थे भैया साइमन कमीशन के विरोध में। तो पुलिस वालों ने क्या किया? इनकी चांद में बेटा क्या मार दी? लाठी मार दी। भैया ये तो बूढ़े थे, चल बसे। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब होती है? 1928 में होती है। किसके दौरान? साइमन कमीशन के दौरान। इन्होंने बेटा एक बहुत अच्छी बात कही थी लाला लाजपत राय ने कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी, मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के लिए ताबूत में कील सिद्ध होगी। और हो गई थी कब? 1947 में, 1947 में। आप जानते हो कि किसको? ब्रिटिश सरकार को भारत से भागकर जाना पड़ा था। ब्रिटिश सरकार को भारत से भागकर जाना पड़ा था। इस बात को आप जानते कि नहीं जानते हैं? आपने सुना होगा लाला लाजपत राय के मुंह से कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के लिए ताबूत में कील सिद्ध होगी। और 1947 में सिद्ध हो भी गई है। जानते हो भैया मिल्खा सिंह को क्या बोलते हैं? फ्लाइंग सिख बोलते हैं भाई। फ्लाइंग सिख लिख लेना, पूछा जाता है किसको फ्लाइंग सिख बोलते हैं? तो भैया आपके मिल्खा सिंह को बोलते हैं। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर। तो आप बोलोगे सर विंस्टन चर्चिल ने कहा है। जवाहरलाल नेहरू को क्या बोलते हैं? चाचा नेहरू बोलते हैं भैया। चाचा नेहरू बोलते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं कौन? आपके जवाहरलाल नेहरू साहब। इन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया? बाल दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्हीं के समय पर क्या हुआ है? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ है। 1962 में भारत चाइना युद्ध इन्हीं के प्रधानमंत्री काल में हुआ था। भाई इस बात को भी क्या करेंगे आप लोग? जान लेंगे। ठीक है, समझ में आई गया होगा बिल्कुल भाई। आपके समझ में नहीं आएगा तो किसकी समझ में आएगा? आप तो भाई शेर लोग हो। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, भारत में आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? यानी भारत में आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है बताओ? कैनेडी हैं, ड्वाइट डेविड आइजनहावर हैं, फ्रैंक रूजवेल्ट हैं, या जिम्मी कार्टर हैं? जल्दी से बताइए भाई। तो आप बोलेंगे सर ड्वाइन डेविड आइजक हाइवर हैं। ये कौन थे? ये पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारत के अंदर आए थे। ठीक है, आपसे पूछ सकता है हाल ही में कौन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आया? हाल ही में कौन आया था? तो भैया ध्यान रखिएगा कौन आए हैं? आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कब आए हैं? 2020 में आए हैं। और इस बात को जान लेना भैया, ये कहाँ पर? अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहीं पर इनकी उपस्थिति हुई थी। तो कौन सा स्टेडियम हो जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है भैया। कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई? स्टेडियम हैदराबाद, किसमें? आपके अहमदाबाद में है। इस बात को भी आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है बताइए? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? तो आप बोलो भैया ये तो कमला हैरिस हैं। कमला हैरिस हैं। और ये कौन है भैया? भारतीय मूल की हैं। भारतीय मूल की हैं, ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। ठीक है, समझ में आ गया है ना? बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या होगा? आगे देखो, आपका अगला प्रश्न क्या दे रखा है? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देख रहे हो आप लोग, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष फिर पूछ लिया इसने। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हैं? जल्दी से बताइए। तो बेटा पहली बात तो हम किसके बारे में बात करेंगे? जॉर्ज यूले के बारे में। जॉर्ज यूले कौन है? कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन हो जाएंगे भैया? जॉर्ज यूले हैं।
बात करते हैं WC बनर्जी कह लो या व्योमेश चंद्र बनर्जी कह लो, कांग्रेस के अध्यक्ष बने भैया कब? 1885 में। 1885 में अधिवेशन कहां पर हुआ? बंबई के अंदर हुआ। बंबई में कहां पर हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, संस्कृत कॉलेज के अंदर हुआ है भैया। इसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो पहले अध्यक्ष कहलाते हैं। एनी बेसेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, एनी बेसेंट बेटा कब? 1917 में क्या बनी है? कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है बेटा कब? 1917 में। और इनको क्या कहा जाता है? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष हैं ये। पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन है? एनी बेसेंट हैं। आपसे एक प्रश्न मैं और पूछ लेता हूं, कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइए, पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन हो जाएंगे भैया? पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बता दो जल्दी से। पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कांग्रेस की अध्यक्ष। तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा सरल प्रश्न पूछ लिया आपने, तो बता दो भाई सरल क्या है। तो आप बोलोगे सर ये तो वास्तव में सरल है। 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ? कानपुर के अंदर हुआ। और कौन? सरोजनी नायडू जी। कौन भैया? सरोजनी नायडू जी क्या बनी? कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और ये कौन है? ये कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष हैं, सरोजनी नायडू। ठीक है भाई, पहली महिला पूछ ले तो एनी बेसेंट हैं, पहली भारतीय महिला पूछ ले तो कौन हो जाती है? सरोजनी नायडू हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं बताइए? कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? जल्दी से बताइए भाई, आंसर क्या हो जाएगा? कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या? जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा भाई? कार्य करने की क्षमता को, जो बच्चे थोड़ी सी फिजिक्स पढ़े होंगे ना वो जानते होंगे, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर, जल्दी से बताइए, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को बच्चों बोलते हैं ऊर्जा, बोलते हैं ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, सेम होता है। तो कार्य करने की क्षमता को बेटा क्या बोला जाता है? ऊर्जा बोला जाता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर बट्टे सेकंड होता है। और त्वरण का क्या होता है? मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सब बातें हैं, ये सब प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक भी सेम बेटा जूल ही होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई है? जल्दी से बताइए भाई। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई है? जल्दी से बताइएगा। 15 अगस्त 2015 है, 2 अक्टूबर 2014 है, 28 अगस्त 2015 है या 15 अगस्त 2016 है? किस वर्ष आपके स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है? स्वच्छ भारत अभियान की जब भी बात करते हैं भाई तो ध्यान रखिएगा, जो आपका चश्मा है ना, इसका क्या है? प्रतीक है। प्रतीक क्या है? इसका सिंबल क्या है? ये चश्मा है, जिसमें क्या लिखा है? स्वच्छ भारत लिखा है भैया, स्वच्छ भारत लिखा है, स्वच्छ भारत। ठीक है, तो ये किसका प्रतीक है? स्वच्छ भारत अभियान का। कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन भारत के अंदर शुरू किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया भैया, मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस बात को भी आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा? अगला प्रश्न है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या मिजोरम में? बताओ, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आप बोलेंगे सर इसमें आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लेकिन आंध्र प्रदेश की बेटा जब भी बात करेंगे तो 2014 में आंध्र प्रदेश से काट के क्या बना? तेलंगाना बना भैया। क्या बना? तेलंगाना। जो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान बेटा कहाँ पे है? वो तेलंगाना के अंदर है। ठीक है, तेलंगाना के अंदर क्या है? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा, बेटा आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। अमरावती, ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, अमरावती है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी बेटा हैदराबाद हो जाती है, हैदराबाद। तो आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, इस कंफ्यूजन का बेटा निवारण मैंने कर दिया है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा? अगला प्रश्न देखिए, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन, अर्धचंद्र के दिन, पूर्णिमा के दिन,
अमावस्या और पूर्णिमा दोनों के दिन होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब आपके चंद्र ग्रहण की बात आती है ना, तो चंद्र ग्रहण कब होता है बताइए, चंद्र ग्रहण कब होता है, किस कंडीशन में चंद्र ग्रहण होता है ये भी बताऊंगा, और चंद्र ग्रहण कब होता है ये भी बताऊंगा। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए बेटा चंद्र ग्रहण कब होता है, कमेंट करिए और बताइए, बताओ जल्दी से चंद्र ग्रहण क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ आंसर क्या हो, चंद्र ग्रहण कब होता है। आप बोलोगे सर पूर्णिमा के दिन होता है, क्या पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ये बात आपको जाननी है, ठीक है भाई। अगर बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, सूर्य ग्रहण बेटा आपका किस दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है, ठीक है, अमावस्या के दिन क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण कब होता है, आपकी पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। आपके दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और जब प्रश्न आए तो बड़ा गलत मत करिएगा। अगला प्रश्न देखो, सांबर झील कहाँ पे है, सांबर झील कहाँ पे बताइए, सांबर, अब इडली सांबर मत समझ लेना क्या सर ये तो इडली सांबर वाली बात आ गई, नहीं भाई ये इडली सांबर नहीं है, ये आपकी सांबर झील की बात कर रहा है, सांबर झील, सांबर झील कहाँ पे है जल्दी से बताइए भाई, सांबर झील कहाँ पर हो जाएगी, क्या ये राजस्थान में है, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में है, या गुजरात में है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। और हाँ ये कमेंट किया करो, आप लोग फालतू की बातें मत किया करो भाई, ठीक है, कमेंट में आप फालतू की बातें करते रहते हो, ये फालतू की बात नहीं करनी है, आपको हर एक प्रश्न का जवाब समुचित जवाब देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, सांबर झील कहाँ पर है मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे सांबर झील कहाँ पे है, सब बच्चों को कमेंट करके बताना है भाई सांबर झील कहाँ पर हो जाती है, क्या आपके राजस्थान में, आप बोलोगे सर बिल्कुल राजस्थान में ही है सांबर झील, ठीक है भाई आपकी बात मान ली मैंने। अगला प्रश्न देख लो फिर, भारत की राजधानी कहाँ है, बहुत सरल प्रश्न है, आप आपके मन में ना एकदम चनूने से काट गए होंगे, अरे सर ये तो अपने मन का प्रश्न आ गया, अरे समझ जाता हूँ आपकी बात है ना, आपका मन मैं समझ लेता हूँ, जैसे ही आई ना और आपका मन ना सीधा कहाँ पर भागा होगा कि सर ये तो नई दिल्ली है, राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। कहानी सुन लो भैया, 1911 से पहले राजधानी कहाँ पर थी, कलकत्ता में थी भैया, कलकत्ता में थी। 1911 में क्या हुआ, एक शानदार सी घटना घटती है, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी कहाँ पर आए, भारत में आए, और इन्हीं की स्मृति में बेटा क्या किया जाता है, इन्हीं की स्मृति में मुंबई में क्या बनता है, गेटवे ऑफ इंडिया बनता है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, गेटवे ऑफ इंडिया। और आपको पता है राजधानी कलकत्ता से कहां पर आ जाती है, कलकत्ता से कहां पर आ जाती है भैया, तो दिल्ली में आ जाती है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब आई है, आपकी आई है 1911 में, इस बात को जान लीजिएगा। तो वर्तमान में कैपिटल क्या है भाई, आपकी दिल्ली है, 1911 में बनी थी। मैसूर को वर्तमान में क्या बोलते हैं, कर्नाटक बोलते हैं, आपसे पूछ लेता है प्रश्न, ठीक है भाई, कर्नाटक बोलते हैं। इंदौर क्या है भैया, ये विश्व का सबसे स्वच्छ शहर है, विश्व का सबसे स्वच्छ शहर है भैया, सबसे स्वच्छ शहर है, स्वच्छ शहर है भैया, कौन सा, इंदौर है, और कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आप बंगलुरु के बारे में जानते हैं, बंगलुरु जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, जो बंगलुरु है, बंगलुरु कहां की राजधानी है, कहां की कैपिटल बंगलुरु है, जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ, सभी लोगों को कमेंट करना है भाई, जल्दी से कमेंट करिए, बंगलुरु कहां की राजधानी हो जाती है, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर, बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर हो जाता है, उत्तराखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, नागालैंड में है, कर्नाटक में है। सबसे पहली बात आप ये जान लो कि उत्तराखंड बेटा कब 2011 में क्या हुआ है, 2000 में उत्तराखंड का बेटा क्या हुआ था, गठन हुआ था, और किससे काटकर बनाया गया था, उत्तर प्रदेश से काटकर। पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर था, उत्तर प्रदेश में था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहले कहां पर था भैया, ये उत्तर प्रदेश में था। स्थापना कब हुई है, स्थापना कब हुई है इसकी, जिम कॉर्बेट की बेटा स्थापना कब हुई है, 1936 में हुई है, 1936 में क्या हुई है बेटा, इसकी स्थापना हुई है, आप जानते हैं। लेकिन वर्तमान में ये कहां पर है, उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के बारे में आप जानते ही हैं कब बना है, ये आपका 2011 वर्ष 2000 में बना है, ठीक है। उत्तराखंड कब बनता है, वर्ष 2000 में बनता है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, वर्तमान भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट कितने हैं भारत के अंदर, बताइए
भारत के अंदर कुल कितने हाई कोर्ट हो जाते हैं, आपको कमेंट करके बताना है भाई, कुल कितने हाई कोर्ट हैं भारत में, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। तो सबसे पहले तो हाई कोर्ट के बारे में जान लो भाई। हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 214 में किसका उल्लेख है, आपके उच्च न्यायालय का उल्लेख है। ठीक है, आपके सुप्रीम कोर्ट की बात करें भाई, सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है किसमें है, आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। भारत के अंदर कितने हाई कोर्ट है भैया, हाई कोर्ट आपके 25 हैं, और सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, दिल्ली में है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है भैया। इसमें कुल जज कितने हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुल जज कितने हैं, तो 34 हैं भाई, यानी एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो 34 न्यायाधीश कितने कहां पर हैं, इस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न जान लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, यानी एक हॉर्स पावर में, एक हॉर्स पावर की बात पूछ रहा है। एक हॉर्स पावर यानी जो एक घोड़ा होता है उसमें कितनी शक्ति होती है, कितने वाट की शक्ति होती है, बताइए जल्दी से। एक घोड़े के अंदर कितनी शक्ति होती है, एक हॉर्स पावर में कितनी शक्ति होती है, तो जानते हैं 746 वाट होती है भैया, 746 वाट। लेकिन ऐसा मत करना कभी कि अपने आसपास से घोड़ा पकड़ के ले आओ और उसकी नाक में प्लग लगा दो कि भैया इसके अंदर तो बिजली आ ही रही है। ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसा मत करना कि सीधा भैया क्या करो, समरसेबल की केबल लेके उसके नाक में घुस दो कि अभी तुरंत समरसेबल चल जाएगी, नहीं चल पाएगी। वो उसके अंदर जो शक्ति है ना, जो ऊर्जा का मूल्यांकन उसके एनर्जी से किया जाता है, उसके भागने दौड़ने की शक्ति से किया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं 746 वाट हैं। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा भाई, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। देश के अंदर पहला ग्रीन एटीएम कह सकते हैं, ग्रेन एटीएम भाई, पहला ग्रेन एटीएम कहां पर स्थापित किया गया है, जल्दी से बता दीजिए। पंजाब में, हरियाणा में, सिक्किम में या उत्तराखंड में। भारत के अंदर पहला ग्रेन एटीएम कहां पर बनाया गया है, आपको पता है यह ग्रेन एटीएम क्यों खोला गया है, इसलिए खोला गया है कि जो हमारे देश में क्या है, जो हमारे देश में बेटा जो राशन की दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, राशन की दुकान, ठीक है भाई, राशन की जो दुकानें हैं उन पर क्या है, उन पर जो चोरी होती है उसकी रोकने के लिए जो डीलर होते हैं बेटा क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं, उसको रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या किया है, अपने यहाँ ग्रेन एटीएम लागू कर दिया है। ग्रेन एटीएम क्या है, स्कीम लागू की है, जिससे क्या होगा, वहाँ पर बेटा वो क्या करने वाले हैं, अपने यहाँ जो अनाज की दुकानें होती हैं, जो क्या होते हैं, जो राशन की दुकानें होती हैं, वहाँ पर जो राशन वितरण करने वाले लोग होते हैं, वहाँ उस चोरी को रोका जा सके। ठीक है, ऐसी व्यवस्था भारत के हर राज्य में होनी चाहिए, क्योंकि राशन की दुकानें हर जगह हैं और चोरी के मामले तो आते ही रहते हैं। ठीक है भाई, तो ये व्यवस्था सही होनी चाहिए, यह व्यवस्था क्या होनी चाहिए बेटा, खत्म होनी चाहिए देश के अंदर से। अगला प्रश्न देख ले भैया, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, बताइए। जो प्रधानमंत्री होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री का मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। बेटा बात करें तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। आप जानते हैं बेटा इसको शपथ कौन दिलाता है, इसको शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं बेटा। ये क्या होता है, ये लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का नेता होता है। ठीक है, भारत का बेटा क्या होता है, भारत की जो भारत की कार्यपालिका है, भारत की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है, वास्तविक प्रधान होता है किसका, भारत की जो कार्यपालिका है उसका। ठीक है, अब बात करें शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति महोदय इसको शपथ दिलाते हैं। अब आप जानते हैं भाई, राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 52 में है, आर्टिकल 52 में है। उपराष्ट्रपति का किसमें है, 63 में है। ठीक है, बात कर लेते हैं भैया राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, बताइए जल्दी से बताइए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं, बताइए। प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं, 23 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर। किस वर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं भाई, ये आपका मनाते हैं प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। और अब हमारे देश के अंदर से क्या है, अधिकांशतः बेटा यहाँ से पोलियो के केसेस खत्म हो गए हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या, बताइए।
उड़ीसा की राजधानी क्या है? जब भी आप भारत की बात करते हैं मेरे भाई, जब भी आप भारत की बात करते हैं ना, तो भारत के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, छोटा सा। ये क्या है आपका? ये आपका प्यारा भारत, न्यारा भारत है भैया। और भारत के अंदर ये वाला राज्य कौन सा है? ये वाला राज्य उड़ीसा है। ठीक है भाई, ये वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। उड़ीसा में आप जानते हैं, आपको क्या जानना है? आपका उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा के अंदर बेटा जो राजधानी है भुवनेश्वर, वो भुवनेश्वर राजधानी किसकी है? भुवनेश्वर राजधानी बेटा उड़ीसा की है, आपसे पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। जो राजधानी क्या है? भुवनेश्वर किसकी है? उड़ीसा की राजधानी हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक बात और बता दूं, उड़ीसा के पुरी में क्या है? उड़ीसा के अंदर जो पुरी है वहां पर जगन्नाथ मंदिर है। आपसे पूछ लेता है कि जगन्नाथ मंदिर कहां पर है, तो उड़ीसा के पुरी में क्या है? जगन्नाथ मंदिर है। यह बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है? महानदी बहती है, महानदी। बड़ा इसी महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? जल्दी से कमेंट करके मुझे आंसर देना है आपको। इसी महानदी पर कौन सा बांध है? क्या वो हीराकुंड बांध है या आपका भांकड़ा नागल बांध है? तो आप बोलेंगे सर कौन सा है? हीराकुंड बांध किस पर बनाया गया? महानदी पर बनाया गया है, जो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाता है। अगला प्रश्न देख लो, आईसीसी पुरुष विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता बेटा? ये T20 वर्ल्ड कप है। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप है। T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो आप क्या कह देंगे सर ये तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। क्या किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यह खिताब जीता गया। कौन सा? T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, यहां से प्रश्न आपको पूछ लेता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। और हाँ, ये आपको बता दूं, आप लोग थोड़ा कमेंट करते रहा करो। ये प्रश्न बेटा क्या है? आपके लिए होमवर्क के लिए प्रश्न है। ये किसके लिए है? होमवर्क के लिए प्रश्न है, यानी आपको होमवर्क करना है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर मुझे क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है मेरी क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, यानी आज शनिवार सुबह मॉर्निंग में 9 AM आपको क्या ले रहे हैं? 9 AM पे आपकी क्लास किसकी होती है? रोजाना आपकी क्लास होती है बेटा किसकी? जीके जीएस की, यूपी ट्रिपल एस पीईटी के लिए। ठीक है, तो आपको आंसर किसका देना है? इसका देना है। साथ ही साथ आपको बताना है मेरी क्लास आपको कैसी लगी और आपको किस प्रकार के क्वेश्चन और पढ़ने आपको मुझे बताते रहना है। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। विदा लेता हूं आपसे, मिलता हूं फिर सोमवार को सुबह 9 बजे जीके जीएस के शानदार से सेशन में। जब तक नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद।